हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। यह बुक बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बुक में वर्ष 1992 से लेकर 2022 तक के बिहार पीसीएस के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है और हाल ही में जो एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी का, उसके भी प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक दिए गए हैं, तो और आज इसमें हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुर देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडिहवा प्रयागराज जिले में बेरल नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा मेहरगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये हुआ था लाल रंग का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। आद्य ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ पे पकी ईंट से बनी इमारत मिली है। ऑप्शन ए सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। पकी ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पकी ईंटों की है, जिसमें जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ऑप्शन बी सही है, लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ऑप्शन ए सही है, लोथल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी, बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन ए सही है, कालीबंगा से। प्रश्न यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, वी.ए. इसमें संबंधित नहीं थे, बाकी ये 3 लोग थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 से 34 में मधो स्वरूप वध से हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जे पी जोशी,
आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि V.A. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है बोगस कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन ए सही है। बोगस कोई, इसे एशिया माइनर कहते हैं, से 24वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। ऑप्शन डी सही होगा। 10 राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है 9वां मंडल। ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। ऑप्शन डी सही होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो डी सही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलग्राम में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी सही है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था? ऑप्शन ए जमाली थे। पत्नी यशोदा का नाम, महावीर की पत्नी यशोदा का नाम पत्नी का नाम महावीर के यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये ऑप्शन सी है 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में से जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। ऑप्शन बी सही है। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश दुख के कारणों
दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कोसर राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कोसर राज्य में हुआ। कोसर नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कुशीनगर पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ऑप्शन डी सही है, बौद्ध की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं और ये हैं, पहला है इसमें विनय पिटक, इसका मतलब है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के वचन है तथा तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, जैन धर्म से। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ऑप्शन सी आत्मदहन। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वह मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। नेक्स्ट है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो ये है पंचम पीढ़ी का। ऑप्शन सी सही होगा। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। अगला प्रश्न है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये किया था आजीविकों ने। ऑप्शन ए सही है। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने समय में बराबर तथा नागा अर्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये थे मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी सही है। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। नेक्स्ट है पाटिलपुत्र के संस्थापक थे, तो ऑप्शन ए सही है, उदयन थे। पाटिलपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटिलपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटिलपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? तो ऑप्शन सी उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटिलपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटिलपुत्र बसाया था? तो ये बसाया था उदयन ने। ऑप्शन डी सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी लिच्छवियों के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्व प्रमुख थे। नेक्स्ट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी राजगृह या गृह ब्रज। ऑप्शन सी सही है।
पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसके वंश का नाम था हर्यक। ऑप्शन बी सही है। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट है, सेंट्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए सही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंट्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंट्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन डी सही है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्दोचन किया। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक नियार्कस, ओनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। ऑप्शन बी सही है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था, तो ये थे सेल्यूकस का दूत। ऑप्शन ए सही है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इससे पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ देखा सुना उसे इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था, कौन था? तो ये थे बृहद्रथ। ऑप्शन डी सही है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विजय उपलब्धियां वर्णित है? तो ये हैं जूनागढ़ का अभिलेख। ऑप्शन ए सही है। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रभाव डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ऑप्शन सी खारवेल। कलिंग राजा चेदिवंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा में से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था। हाथी गुम्बा अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। इसके बारे में जानते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्बा अभिलेख है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी सही है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुक्त होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके लेखक हरिसेन थे। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, तो ये है स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा।
हुड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। नेक्स्ट है बिना किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बिना जोती हुई जंगल भूमि। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है। नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका समय पूछा गया है। तो समय है 515 से लेके 520 ईस्वी के मध्य। चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ऑप्शन बी वेनसोंग ने। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सी यू की कहा जाता है। नेक्स्ट है कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। ऑप्शन डी सही है। कलहड़ ने राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने जय सिंह के शासक काल में पूर्ण किया था। नेक्स्ट है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ऑप्शन बी बिहार में। ओदंतपुर जिसे उदनापुर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे हरि सिंह। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये है ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा अम्बष्ठ उग्र निषाद मागध वैदेहक रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। ऑप्शन सी सही है। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे आचार्य साबक मीर। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी महाकश्यप। नेक्स्ट भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह यानी राजगीर में। ऑप्शन ए सही है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, तो एक का तीसरे से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे का उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में हुई थी। प्रथम वचन दिया था सारनाथ में दिया था और इनका निधन हुआ था उसी नगर में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सही वो होगा सी। नेक्स्ट है बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी सही है। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी कनिष्क के राज में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया।
महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। ऑप्शन ए सही होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहीं वज्र तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्र 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है। ये हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो ये युग है गुप्त काल का। ऑप्शन सी सही है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट ये स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेन-सांग यहाँ पर आया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी विशेषता एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला है पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा है वेतनमान तथा तीसरा है सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य के सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें कथन कारण दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है। पहला इसमें कथन देखते हैं, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महावीर को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें सही ऑप्शन है बी। ए और आर यहाँ पे दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन बी सही है। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। नेक्स्ट है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे पाटलिपुत्र और गिरिब्रज ये दोनों मगध की राजधानी थी। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से ए और सी दोनों सही है। मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल के समय तक मगध की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ये किया था मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धन नंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया था। स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है, यानी कि मौर्य वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन सी विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो ये थे धननंद। ऑप्शन बी सही है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन सी सही है।
बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही होगा, शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को अनार्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो ऑप्शन सी, श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुश्रुतियों, दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक के राजवंश में पाटलिपुत्र में मोगलिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, तो ये भाषा थी प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रगुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन सी, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लॉसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो ई सही है। अशोक धम्म यानी धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। तो संदेश क्या देता है? यहाँ पे अपा सिन्वे बहुक यानी दयादाने सचे सोचे मादए साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़े सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः यहाँ पे सही उत्तर जो विकल्प होगा वो ई होगा। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये है भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी सही होगा। भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाप्रियदसी यानी देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर बराबर देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। ऑप्शन बी सही होगा। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और
अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? और तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो डी होगा, 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी किसने लिखी? तो ये यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इसके बारे में जानते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रेयन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में एलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये है इंडिका। ऑप्शन सी सही होगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा व सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं दिया गया है, अतः जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ऑप्शन सी, बीमा कदफिसिस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीमा कदफिसिस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न में से कब किसके समय में फली फूली? तो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर है कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली एवं मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी होगा, कनिष्क ने आयोजित की। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा असघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन सी, कण्वा यानी कण्व वंश। शुंग वंश द्वारा अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो इनका नाम जुड़ा है हाथी गुम्बा लेक के साथ। ऑप्शन सी सही होगा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से उसका बिना तिथि का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के अवसान में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर भैंसतान के आगमन तक गांव बन गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्भहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता रहा था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ई होगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भाड़ौच, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए, गुप्त वंश। नेक्स्ट है,
गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन बी उपज का 6वां भाग। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा ताकभर कहा गया है। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन डी गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होना है? तो ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ई सही होगा। इनके बारे में जान लेते हैं। सुश्रुत को शैल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार सैन्य साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार है जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रिका में इसका उत्तर विकल्प ए माना है। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी श्री गुप्त से प्रारंभ होता है जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे जो बिहार लोक सेवा आयोग ने आंसर माना है वो ए माना है, लेकिन इसमें उत्तर ई दिया गया है, तो इसका आंसर आप खुद से भी देख लीजिए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन डी नालंदा में। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे मथुरा। कभी बाण निवासी था? ऑप्शन ए सही है पाटिलपुत्र का। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटिलपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित कादम्बरी चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों का देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण से समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन लौट गया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी चंद्र, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि थी ये है महेंद्रादित्य। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? ऑप्शन सी बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी।
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? ऑप्शन ए मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल शाहजहां के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन बी कपास के व्यापार का प्रमुख केंद्र था ये। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरैयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये हैं चंद बरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा कहते हैं, इनके दरबारी कवि थे चंद बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक कौन है? तो ये हैं भास। ऑप्शन बी सही है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन डी कालिदास ने लिखा है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन डी भारवी ने लिखा है। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ऑप्शन बी मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए यहाँ पर है विजयालय थे। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। नेक्स्ट है, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए? तो यह प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी चोल। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी गोपुरम कहलाते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में छोटे मंदिर होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम होती थी। तो यहाँ पर हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन में दिए गए प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना है।